नटवरलाल, जिनका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, भारतीय इतिहास के सबसे कुख्यात और चालाक ठगों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म बिहार के सिवान जिले के बांकीपुर गांव में वर्ष 1912 में हुआ था। नटवरलाल का नाम आते ही लोगों को एक ऐसे शातिर व्यक्ति की छवि याद आती है जिसने अपनी चालाकी और दिमाग से पूरे देश को चौंका दिया था। उन्होंने खुद को कभी आईएएस अफसर, कभी उद्योगपति, कभी नेता, कभी बैंक मैनेजर और कभी सरकारी अधिकारी बनाकर लोगों को ठगा। लेकिन उनके ठगी करने का तरीका इतना प्रभावशाली और स्मार्ट होता था कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाता था। नटवरलाल की सबसे प्रसिद्ध ठगी की कहानी तब सामने आई जब उन्होंने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और यहां तक कि संसद भवन तक को कई बार बेच डाला। उन्होंने इन इमारतों को विदेशी पर्यटकों या अमीर व्यापारियों को नकली दस्तावेजों के जरिए बेचने का दावा किया और लाखों रुपए ऐंठ लिए। उनके पास 22 अलग अलग नाम और 50 से अधिक फर्जी हस्ताक्षर थे, जिससे वे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग पहचान बनाकर ठगी को अंजाम देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से अधिक बार बैंक फ्रॉड, सैकड़ों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और बड़े बड़े व्यापारियों से भी पैसा ऐंठने का काम किया। उनका सबसे बड़ा शिकार टाटा बिरला और अंबानी जैसे उद्योगपति भी बताए जाते हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं है। नटवरलाल अपने पीछे सैकड़ों मामलों का रिकॉर्ड छोड़ गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे लगभग 8 बार जेल से फरार भी हुए, जिसमें से आखिरी बार उन्होंने पुलिस वालों को मिठाई खिलाकर भागने का कारनामा किया था। उनकी एक प्रसिद्ध ठगी की घटना बिहार की हजारीबाग जेल से जुड़ी है, जहां से वे पुलिस को चकमा देकर भाग निकले थे। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में एक मंदिर को लाखों रुपए दान देने की भी बात कही थी, जिससे लोगों को उनके चरित्र का दूसरा पहलू भी देखने को मिला। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार नटवरलाल पर लगभग 100 से अधिक केस दर्ज थे, लेकिन उन्हें पकड़ना किसी के लिए आसान नहीं था। वे समय से पहले ही फरार हो जाते थे और नई जगह, नया नाम और नई पहचान के साथ फिर से लोगों को ठगने लगते थे। कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने तेज दिमाग से नया रास्ता खोज लिया। उनके बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें कुछ के अनुसार वे 1996 में 84 साल की उम्र में जेल से फरार हो गए थे और उसके बाद कभी नहीं मिले, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वे 2009 में 97 वर्ष की आयु में अपने गांव लौटे और वहां अंतिम सांस ली। हालांकि उनके अंतिम दिनों की पुष्टि कभी नहीं हो पाई और वे एक रहस्य बनकर रह गए। नटवरलाल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके ऊपर बॉलीवुड फिल्में बनी और कई कहानियां लिखी गईं। उन्हें भारतीय रॉबिन हुड भी कहा गया, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों को पैसे बांटे थे। हालांकि ये बातें पूरी तरह सिद्ध नहीं हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में न सिर्फ लोगों को ठगा, बल्कि भारतीय प्रशासन और न्याय व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर किया। उनकी ठगी की शैली में एक विशेषता यह थी कि वे कभी किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि अपनी चालाकी और बातों से ही लोगों को भरोसे में लेकर पैसा ठगते थे। उनके कई कारनामे आज भी भारत में धोखाधड़ी और अपराध की दुनिया में एक मिसाल की तरह देखे जाते हैं। नटवरलाल का जीवन भारतीय इतिहास का एक अनोखा अध्याय है, जहां एक गरीब गांव का लड़का अपनी बुद्धि, नकली दस्तावेजों और बहुआयामी पहचान के जरिए पूरे देश को वर्षों तक चकमा देता रहा। उनके नाम का इस्तेमाल आज भी भारतीय राजनीति और मीडिया में तब किया जाता है जब किसी धोखेबाज या भ्रष्ट व्यक्ति की तुलना करनी होती है। उन्होंने न केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में ठगी की, बल्कि देश के कोने कोने में अपना नेटवर्क फैलाया। उनकी कहानियां भारतीय समाज की कमजोरी, लालच और सरकारी तंत्र की नाकामी को उजागर करती हैं। नटवरलाल नायक था या खलनायक,
यह तय करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग उन्हें चतुराई का प्रतीक मानते हैं, वहीं कुछ उन्हें धोखाधड़ी का प्रतीक। लेकिन जो बात निर्विवाद है वह यह कि उन्होंने भारतीय अपराध इतिहास में ऐसा नाम कमाया जिसे भुला पाना असंभव है। उनके जीवन पर आधारित फिल्में जैसे राजा नटवरलाल और किताबें आज भी युवाओं में रुचि जगाती हैं। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि और योजना के दम पर बड़े-बड़े तंत्रों को हिला सकता है, लेकिन यह रास्ता अंततः अपराध का होता है, जिसका अंत रहस्यमय और